तो आज पढ़ते हैं इसके बाद 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके पहले देखो 1772 पे हमको खत्म किया था। उसके बाद 20-20 साल पे एक्ट भेजे जाते हैं। 20-20 साल पे एक्ट मतलब हमारे लिए नियम होते हैं कि हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या चलेगा। उस एक्ट के बाद 1857 में फाइनली मतलब अभी लड़ाई होगी। 1857 में पूरा विद्रोह होगा। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति होती है। जितने भी जैसे राजा महाराजा भारत में होते हैं, जैसे उदयपुर हो गया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई होती है, अवध में यहाँ पे राजा लोग होते हैं, तो पूरे भारत को हड़पा जाता है। तो पूरे भारत पे फिर राज हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। 1857 पे जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 को अंग्रेज दबाएंगे, उसके बाद से पूरा आधिकारिक ऑफिशियली कौन हमारे ऊपर राज करने लगेगा? अंग्रेज। उसके बाद से रानी को यहाँ का ऑफिशियली हमारे भारत की रानी क्वीन विक्टोरिया को घोषित कर दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला सैन्य रिवोल्ट कौन सा था? फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट भारत में जो हुआ था, पहला सैन्य विद्रोह कहां पे हुआ था? पहला सैन्य विद्रोह हुआ था 1806 में वेल्लोर में, तमिलनाडु में। वेल्लोर तमिलनाडु। ऑप्शन इसमें 1857 भी दे देंगे, दो लगा सकते हैं। पहला सैन्य विद्रोह यहाँ हुआ था, पहले भी आर्मी थी ना। विद्रोह का सिंबल क्या था? सिंबल ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट का प्रतीक लोटस एंड ब्रेड। ये काहे रखते हैं वही जाने, पर लोटस और ब्रेड 1857 के विद्रोह का प्रतीक हिंदी में लिखेंगे। विद्रोह का प्रतीक रखा जाता है कमल का फूल और रोटी, रोटी को रखा जाता है। सिंबल ऑफ रिवोल्ट रखा जाता है। देखो जो 1857 का विद्रोह होता है, वो उसकी जो योजना बनती है, जो स्ट्रेटेजी बनती है, वो भारत में नहीं बनाई जाती है। दो लोग होते हैं, एक राणोजी बापू होते हैं, एक अजीमुल्ला खान होते हैं। दोनों रहते हैं कहाँ? लंदन में रहते हैं। तो वहां से विद्रोह की नीति क्या बनाई जाती है कि 31 मई 1857 को हम लोग एक साथ मिलके, जैसे अंग्रेज तो बहुत थोड़े थोड़े थे, अंग्रेज के सैनिक भी बहुत थोड़े थोड़े थे, लाख से ज्यादा तो होंगे नहीं, लाख 2 लाख से ज्यादा। तो ये कहा गया सारे सैनिक तो उसमें भारतीय ही होते हैं। तो एक साथ मिलके अगर हम लोग एक दिन विद्रोह कर दें, पूरा देश में भारतीय एक साथ मिलकर विद्रोह करते हैं और रानी लक्ष्मीबाई और भी जो निजाम हैदराबाद के सब लोग मिलकर अगर हमला कर दें, तो अंग्रेज को मार दिए जाएंगे एक दिन में। तो ये नियम, ये नीति बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है लंदन में बैठ के। एक दिन विद्रोह करेंगे, वो 1857 का विद्रोह कहलाएगा। कि एक दिन विद्रोह करेंगे हम लोग, सब लोग एक साथ मारेंगे, तो किससे किससे लड़ने जाएंगे? थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी बंदूकें होंगी, किससे किससे लड़ेंगे? 30-40 करोड़ लोग हम लोग रहेंगे उस वक्त, तो किससे किससे लड़ा जाएगा? तो ये नियम बनाता है, स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? स्ट्रेटेजी ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की नीति बनाते हैं। एक होते हैं राणोजी बापू, एक होते हैं अजीमुल्ला खान। दोनों लंदन में होते हैं। विद्रोह की रणनीति, ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कैसे विद्रोह किया जाएगा। राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मेरठ में एक जगह होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ये सोचते हैं कि स्टार्ट किया जाएगा 31 मई 1857 को एक साथ पूरे भारत में विद्रोह करने की इनकी साजिश होती है। 31 मई 1857 में लोग पूरे भारत में एक साथ विद्रोह कर दिया जाएगा। तो एक साथ विद्रोह करते तो कहाँ संभाल ले जाते? एक आदमी यहाँ संभालता, एक आदमी यहाँ संभालता, ज्यादा संभाल ही ना पाते। कुछ ही लाख में थे, एक साथ विद्रोह करते तो खत्म कर दिया जाता। तो 31 मई 1857 को ये लोग बनाते हैं डेट कि इस दिन सब लोग मिलकर एक साथ हम लोग विद्रोह कर दिया जाएगा। लेकिन विद्रोह स्टार्ट कब होता है?
10 मई 1857 को गलती से स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से फेल भी हो जाता है। एक साथ अगर सारे लोग हमला करते तो एक साथ ब्रिटिशर सारे मार दिए जाते, पर 10 मई से होता है, कुछ लोग को पता ही नहीं होता विद्रोह करना है, थोड़े मेरठ में करते हैं, फिर अगले दिन वहां करेंगे, तो एक एक दिन ऐसे ऐसे करके करेंगे तो शांत कर ही दिया जाएगा। तो धीरे धीरे इधर इधर शुरू होता है, उतना ब्रिटिश दबाई देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि विद्रोह करना है। 31 तारीख का प्लान होता है, ना इन दोनों को पता होता है ना किसी और को पता होता है, तो धीरे धीरे पूरा प्लान बेकार हो जाता है हमारा। अरे हमारी किस्मत में लिखा होता है गुलाम बनेंगे, इसलिए भगवान बेकार करवा देते हैं। तो 10 मई 1857 को रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा। पूछा जाता है जब रिवॉल्ट हुआ था तब ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पैम्पस्टन थे। पूछा जाता है 1857 के विद्रोह के वक्त ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन की रानी तो पता ही होगी कौन थी, क्वीन विक्टोरिया रानी थी वहां की। अब इसका जो सबसे मतलब इजी क्वेश्चन होता है कि इस रिवॉल्ट के वक्त गवर्नर जनरल भारत का कौन था? 1857 के विद्रोह के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गेस। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा विद्रोह के वक्त गवर्नर जनरल भारत का कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल था भारत का। हिंदी में भी ये होगा गवर्नर जनरल भारत का। विक्टोरिया रानी है। झांसी में किसने दबाया था? झांसी में भी देखेंगे हम लोग, हुजूरों करके एक नाम होता है। क्वेश्चन आया था क्या? हम सोच रहे थे 10-12 जगह का था, हम सोचे 12 जगह का बताएंगे कि इसने विद्रोह स्थापित शुरू किया, इसने दबाया है, तो तुम लोग को ये कहीं पेपर में पूछा नहीं जाएगा। मैं ये सोच रहा था पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ। 5-6 जगह का इम्पोर्टेंट था। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई शुरू करती वो इम्पोर्टेंट था, तो वो पढ़ाने वाले थे। बरेली का होता है, जगदीशपुर का होता है, तो मैंने सोचा पढ़ाया जाए कि ना पढ़ाया जाए। 12-13 जगह हैं, तुम लोग को याद करना दिखा रहा। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे। अब पूछा जाए उधर उस वक्त मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह कौन थे उस वक्त? मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह भारत के यही कौन थे? बहादुर शाह जफर। इन्हीं को रिवॉल्ट का लीडर बनाया जाता है। चाहते बिल्कुल नहीं है, जबरदस्ती में लीडर बना दिया जाता है इनको। अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है इनके साथ। इनके आर्मी चीफ कौन होते हैं? सेनापति। आर्मी चीफ सेनापति बख्त खान होता है। बख्त खान, बख्त खान। इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं। एक और है, आगे लिख लेंगे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 के विद्रोह के वक्त? रानी कौन थी? गवर्नर जनरल कौन था? मुगल बादशाह, तो ये तो बहुत पता ही होना चाहिए। और मुगल बादशाह के आर्मी चीफ सेनापति कौन थे? तो यह ब्रिटिश आर्मी चीफ कौन थे? ब्रिटेन के सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन। ब्रिटेन के सेनापति, अंग्रेजी सेनापति, अंग्रेजों के सेनापति होते हैं जॉर्ज एनिसन। लेकिन विद्रोह के बाद सेनापति बदल दिया जाता है, तो मेन सेनापति कौन हो जाएंगे? आफ्टर रिवॉल्ट ये मेन सेनापति होते हैं। 5 जगह का, जितने भी यूपी में जितनी जगह विद्रोह होंगे 5 जगह विद्रोह यही दबाएंगे।
जैसे झांसी का वो बता रहा, पूछा जाता है झांसी का छोड़ के जितने भी विद्रोह भारत में होंगे, यूपी में होंगे, यही दबाएंगे, कॉलिन कैंपबेल। इनसे क्वेश्चन काफ़ी आ जाएगा, जैसे वो बता रहा झांसी पूछ लेते हैं। कॉलिन कैंपबेल दिख रहा है, दिख रहा है नीचे से? कॉलिन कैंपबेल होते हैं, रिवॉल्ट के बाद शुरू होने के बाद इनको ब्रिटिश आर्मी चीफ बना दिया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं कि युद्ध के वक्त कौन था, क्या था। हो गया। अब युद्ध पे 3-4 किताबें लिखी गई हैं, सब किताबें महत्वपूर्ण है लगभग। एक किताब का नाम ही 1857 है, ये भारत सरकार ने लिखवाई थी, ये जानने के लिए कि पहले हमारे पास, हमको तो पता नहीं था 1947 तक, तो हमको पता नहीं था 1857 में क्या हुआ था, ना हम कोई किताब लिख सकते थे क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ जानते तो वो लोग गुस्सा आ जाते। तो 1857 के बाद जब भारत सरकार बनती है तो भारत सरकार कहती है कि 1857 में क्या हुआ था, कमेटी बनाई जाती है, तो उस पर किताब लिखी जाती है कि कौन कौन आदमी था, क्या क्या हुआ था, पूरा हमें जानना है। तो 1857 ही उस किताब का नाम था। यहाँ लिख देंगे बुक्स, 3-4 बुक्स हैं। 1857 इस किताब का नाम था, लिखी किसने थी? एसएन सेन ने। तो ये लिखवाई भारत सरकार ने थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एसएन सेन ने 1857 लिखी है। बुक्स पे क्वेश्चन आ जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण किताबों में से एक है वीर सावरकर। वीर सावरकर का नाम वही बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस के मतलब उसमें चलता रहता है वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए कि नहीं, तो वीर सावरकर का नाम बहुत ही मशहूर है भी, तो इनसे पूछा जा सकता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी इन्हें, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदी में भी यही नाम होगा। बहुत महत्वपूर्ण किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखी? एक किताब थी इस सीरीज पे, आखिरी किताब थी दी सिपाही लुटनी, जो उनको सिपाही बोलते हैं, वो सिपाही इसी को बोलते हैं। सिपाही जो होता है CPO, इसी को सिपाही बोला जाता है, हम लोग सिपाही बोलते हैं। ये लिखी थी मजूमदार ने। तीन किताबें लिखी गई थी 1857 में, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये किताब बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो भी ये देख लेते हैं। ये तो हर साल लगभग एक नई किताब पूछी जाती है। दादा भाई नौरोजी को जानते हो? क्या कहा जाता दादा भाई नौरोजी को? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आसी मजूमदार ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। इसमें पूछा है इसने कौन वाला? ये चौथा वाला, ये चौथा वाला ना, ये हर बार पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, पता नहीं कहे। पोल्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। ये चार किताबें यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा आपको और भी किताबें पढ़नी होगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने 2-3 किताबें लिखी हैं, महात्मा गांधी ने 2-3 किताबें, महात्मा गांधी की 2-3 किताबें हैं, और वीर सावरकर की तो हो ही गई, 1-2 आदमी और लिखते हैं,
इंपॉर्टेंट वो सब किताबें लूसेंट के पीछे दी हुई हैं एक पेज पे। तो जो जो मेन आदमी होगा उसकी किताबें अगर पेपर होगा तो याद करके जानी पड़ती है। स्टैटिक जीके उसी कहते हैं। हो गया? पूरा हो गया? अब इसके बाद विद्रोह होता क्यों है, क्यों लोग गुस्सा आ जाते हैं, ये पढ़ा जाएगा। हो गया? विद्रोह शुरू क्यों होता क्यों है, क्यों चलता है, ये देखा जाता है। तो इसके काफ़ी कारण होते हैं, 4-5 कारण होते हैं। सबसे पहले इसका एक राजनीतिक कारण होता है, लॉ इंडिया बना के उसको, लॉर्ड डलहौजी। अठारह सौ 48 में भेजा जाता है। तो जैसे लॉर्ड डलहौजी आते हैं वैसे एक युद्ध होता है। 1848 में एक युद्ध होता है, द्वितीय सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो का मतलब समझते हैं? एंग्लो, अंग्रेजों से जब भी युद्ध होगा तो एंग्लो लिखा जाएगा। एंग्लो सिख युद्ध होता है, सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध होता है। इस युद्ध में किससे किससे लड़ाई होती है? एक तरफ होते हैं अंग्रेज ब्रिटिश, दूसरी तरफ होते हैं महाराजा कौन से? रंजीत सिंह, दिलीप सिंह, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ? पंजाब का राजा ना दिल्ली। महाराजा दलीप सिंह होता है, रंजीत सिंह सोचने का, दलीप सिंह होते हैं ना, महाराजा दलीप सिंह होता है। रंजीत सिंह वो गोल्डन प्लेटिंग करवाते हैं उसकी, गोल्डन टेम्पल की, जिसको वो कर दिया जाता है, पेंशन देने लगते हैं, उसको भेज दिया जाता है ब्रिटिश पढ़ने के लिए। तो ये महाराजा दलीप सिंह से इनका युद्ध होता है। तो यहाँ पे कौन होता है? ब्रिटिश जीत जाते हैं, दलीप सिंह हार जाते हैं। फिर इनको हारने के बाद इनको भेज दिया जाता है कहाँ पे? लंदन। इनको लंदन भेज दिया, पढ़ने नहीं भेजा तो इनको लंदन भेज दिया जाता है। इसलिए लंदन भेज देते हैं कि मतलब यहाँ पे रहेंगे तो 4 आदमी उकसाएंगे, फिर विद्रोह करेंगे ब्रिटिशों के खिलाफ। तो कहा जाता है लंदन जाइए, आराम करिए, ऐश करिए, पैसा भी देते हैं इनको, फिर पेंशन लीजिए लंदन में, ऐश करिए वहाँ पे। और यहाँ पे वो खुश हो जाते हैं किससे? क्वीन विक्टोरिया से। उनको एक गिफ्ट देते हैं, तो क्वीन विक्टोरिया से खुश हो जाते हैं, चापलूसी करने लगते हैं। मतलब उनको क्या दे देंगे? कोहिनूर हीरा उनको पकड़ा देंगे। तो यहाँ से 4 बार नहीं, 2-3 क्वेश्चन तो बंद आता है। कोहिनूर हीरा दे देंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब का आखिरी राजा कौन था? तो महाराजा दलीप सिंह। पूछा जाएगा भारत में आखिरी बार कोहिनूर डायमंड किसके पास था? भारत में आखिरी बार कोहिनूर हीरा किसके पास होगा? महाराजा दलीप सिंह के पास। जब पूछा जाएगा क्वीन विक्टोरिया को, अभी कोहिनूर हीरा तो क्वीन के पास है, तो क्वीन विक्टोरिया को इंग्लैंड में कोहिनूर हीरा किसने दिया था? महाराजा दलीप सिंह। 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर जो मेन का वजह होती है, मेन वजह, ये हड़प की नीति स्टार्ट करते हैं। पूछा जाएगा हड़प की नीति किसने स्टार्ट की थी? तो डलहौजी ने। पॉलिसी चलाते हैं हड़प की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने स्टार्ट किया था? डलहौजी ने। जैसे द्वैत शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प की नीति किसने स्टार्ट की थी? डलहौजी ने। हड़प की नीति में क्या था? जितने भी भारत में राजा महाराजाओं के राज्य थे, जैसे अवध था, अवध में नवाब राज करते थे। बंगाल तो उनका था ही, झांसी था, संबलपुर होगा, ये सब चीज़ें ये हड़प के अपने अंडर में करना चाहते थे टैक्स लेने के लिए। ये राजा महाराजा बहुत अमीर थे तो उनसे टैक्स लेते तो बहुत ज़्यादा पैसा आता, इसलिए इन्होंने हड़प की नीति अपनाई। तो हड़प की नीति में कौन कौन से, जैसे अभी कह रहे थे कि किसने किसने कहाँ पे दबाया 1857 का, ये भी आता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन सी हड़प की नीति में राज्य थे। देख लेते हैं, मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक से याद करेंगे उनको। नहीं, एस पहले आता है। माना किसने था? किसने था? पहले किसने माना? पहले आएगा सतारा आएगा, माना नहीं था, हड़पते थे।
मानेंगे नहीं भी, हैदराबाद तो आखिरी तक ही जाएगा। 1700 ठीक है, तो इसका हो जाएगा जैसे, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, कैसे याद करेंगे, कहेंगे हम लोग सो जाओ, जे से जाओ, बुआ जी ना, बुआ जी से कहेंगे सो जाओ, सो जाओ बुआ जी ना, सो एस, जाओ जे, बी यू बुआ जी ना, ऐसे याद रहेगा, सो जाओ बुआ जी ना। यही तक हड़पा गया था, करौली इंपॉर्टेंट है, एस जे पी यू जे एन, ऐसे याद हो जाएगा। ये भी लिख लेंगे याद करने के लिए, आपको कोई और ट्रिक आती हो आप अपने आप से बना सकते हैं, स्वतंत्र है आप लोग। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा सबसे पहला राज्य कौन था, तो एक सतारा राज्य था। सतारा एक जगह थी, उसको हड़पता है। सतारा के बाद एस से एक और हो जाता है संबलपुर, संबलपुर भी हड़प लेता है। एस से दो हो जाएंगे, सतारा और संबलपुर। सो गया, जे पे आते हैं हम लोग, हो गया से सतारा संबलपुर। सतारा संबलपुर। जे से जैतपुर था, जैतपुर। सतारा संबलपुर, जे से जैतपुर। बी को देखेंगे, बी से बाघत नाम की जगह थी, बाघत, बाघत जिसे हड़पता है फिर। इसके बाद जाने पहचाने नाम आएंगे। यू से उदयपुर होता है, यू से उदयपुर हड़पेगा। जे से का झांसी होगा, एन से नागपुर, और आखिरी हड़पता है अवध, लखनऊ। इंपॉर्टेंट आखिरी वाला एक के वाला है, देखेंगे क्यों है। उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। एस जे बी यू जे एन ए हो गया, अवध हड़पता है। करौली में क्या होता है कि करौली को हड़प तो लेता है, एक बार जीत लेता है, पर करौली के लोग ऐसे नहीं होते हैं। तुरंत जैसे ही वो जीतता है करौली के लोग फिर से विद्रोह कर देते हैं, वहाँ के लोग विद्रोह कर देते हैं कि तुम हम पे राज नहीं कर सकते हो। तो करौली के लोग जैसे विद्रोह करते हैं, इसको भागना पड़ता है ब्रिटिश वहाँ पे। तो पहले करौली को कर लेगा, फिर लेकिन छोड़ देना पड़ता है, तो इसको छोड़ दिया गया था। पूछा जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत किस जगह को हड़पने के बाद अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, करौली को। तो इसको हड़प नहीं पाए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत करौली को छोड़ दिया गया था। नीति ने मुक्त किया तो करौली को। अब जब इतनी जगह इन्होंने हड़प ली, तो यहाँ के जो राजा महाराजा होंगे वो गुस्सा रहे होंगे। राजा महाराजा गुस्साएंगे तो इनकी प्रजा गुस्सा आ जाएगी, तो काफी लोग गुस्सा गए। तो ये भी 1857 के विद्रोह के पीछे का एक कारण था। कब कर दे, अब यहीं पे अवध के बारे में देख लेते हैं। अवध पे भी विद्रोह होते हैं, लखनऊ में काफी विद्रोह होने लगेंगे, हजरतगंज में आएंगे वो लोग। 1856 में लखनऊ का आखिरी नवाब कौन होता है? वाजिद अली शाह होता है नवाब। लास्ट नवाब कहीं कहीं वाजिद अली शाह को कहते हैं, कहीं कहीं और को कहते हैं, वो आगे बताएंगे। तो लास्ट नवाब कौन होता है? वाजिद अली शाह। इसको हड़पने के चक्कर में मार दिया जाता है, अवध का होता है। अवध की राजधानी क्या?
मतलब अवध पता है ना, लखनऊ के आसपास के इलाके को अवध कहा जाएगा। तो अवध का आखिरी रूलर लास्ट नवाब वाजिद अली शाह होता है। जैसे इसकी मृत्यु होती है, इसकी वाइफ होती है, बहुत ही फेमस होगी भाई, इसकी वाइफ होगी पत्नी, क्या नाम होता है? बेगम हजरत महल, नाम सुना है? बेगम हजरत महल इनकी वाइफ होती है। फिर वो लोगों को इकट्ठा करती है, लखनऊ में हजरतगंज जाएंगी, चौक जाएंगी, लोगों को इकट्ठा करेंगी वहाँ से, चलो लड़ाई है। तो ये विद्रोह के लिए लोग इकट्ठा करती, तैयार करती हैं। इनका एक बहुत छोटा बेटा होता है, सन पुत्र होता है इनका, नाम होता है बिरजिस कादिर, बिरजू बिरजिस कादिर। तो अगर बहुत ज़्यादा ही कठिन बनाना पड़ेगा पेपर उनको, अगर मतलब कठिन बनाने का सोचते हैं तो आखिरी नवाब किसको कह सकते हैं अवध का? अवध का आखिरी नवाब बिरजिस कादिर को भी कहा जा सकता है, क्योंकि बेगम हजरत महल जब लड़के इकट्ठे कर लेती है लड़ाई के लिए तो अपने बेटे को राजा घोषित कर देती है, ये लीडर है हमारा। लेकिन माना इनको भी जाता है वाजिद अली शाह, काफ़ी जगह इन्हीं को माना जाता है, पर अगर नहीं ऑप्शन में वाजिद अली शाह हो तो हम बिरजिस कादिर को लगा देंगे। तो यहाँ पे विद्रोह हो जाता है, ये भी मार दिए जाते हैं, इनका पुत्र भी मार दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। 1856 में एक बिल लाते हैं, विडो रीमैरिज बिल, मतलब विधवा की दोबारा शादी करना तब से कानूनन सही हो जाएगा। इसे कहेंगे विधवा पुनर्विवाह विधेयक। 1856 में आएगा, कौन लाएगा? डलहौजी लाएगा इसको। पूछा क्या जाता है कि किसकी मदद से लाया गया था? किसकी मदद से लाया गया था? राजा राम मोहन राय। नहीं, यही तो होता है, सबको लगेगा कि वुमेन की बात हो रही तो राजा राम मोहन राय आएंगे। तो यहाँ पे आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेल्प। जो सती प्रथा खत्म करेंगे तो राजा राम मोहन राय मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन कर देगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जैसे ही विधवा की शादी की बात करेगा तो गांव के बड़े बूढ़े होंगे वो तो गुस्सा आ जाएंगे, ऐसा तो हमारे यहाँ होता नहीं है। और भी मतलब ये और भी मतलब औरतों की मतलब वुमेन एजुकेशन की बात करता है, उससे भी गुस्सा आ जाते हैं कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। लड़कियों की कहता है बच्चों की शादी ना करो, फिर कहेगा ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दो काम किए, एक तो विडो रीमैरिज था, एक था वुमेन एजुकेशन के लिए भी ये बहुत लड़े थे। यही दोनों चीज़ देख लेते हैं, विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन की बात आएगी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लगाएंगे। सती प्रथा की बात आती है तो राजा राम मोहन राय आते हैं। तो इसके बाद से क्या समाज में कौन बड़े बूढ़े गुस्सा गए, वहां पे राजा महाराजा गुस्सा चुके थे हड़प की नीति से। अब उसके बाद पंडित जी लोग गुस्साएंगे जो राजनीति। अगला धार्मिक कारण हो गया। तो अगला होता है रिलीजियस रीजन। धार्मिक कारण, रिलीजियस रीजन, छोटा सा रीजन होता है। इसमें क्या होता है 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं। मिशनरीज जानते हो क्या होता है? क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, ईसाई मिशनरीज हिंदी में लिखेंगे, ईसाई मिशनरीज आते हैं। तो क्या होता है, जो आपको बिस्कुट देके आपका धर्म बदलवा लेते हैं उन्हें क्या कहता है? मिशनरीज कहा जाता है। तो ऐसा करने आते हैं, केरल लीडर से शुरुआत करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि धर्म बदलने पे क्या जमीन का टुकड़ा मिलता है, जमीन देंगे, तुमको पैसा देंगे, तुम्हारे घर में एक सरकारी नौकरी भी देंगे। इतना इतना मतलब प्रलोभन देते हैं। तो कोई भी तब लोगों में इतना सरकारी नौकरी का वो नहीं था, अब कहते हैं तो पूरा भारत का क्रिश्चियन हो चुका होता। तो इतना प्रलोभन देते हैं। इसके बावजूद आज भी हम हिंदू हैं, तो हमने पूर्वजों के मतलब थोड़ा तो है कि पूर्वज मान सम्मान वाले आदमी थे, माने लिए।
आज कहता कोई सरकारी नौकरी ले लो तो शायद मान जाते। शायद क्या मान जाते, मान जाते। नहीं भैया, ऐसा मान नहीं, जाते हैं। हर पूर्वज ऐसे नहीं होते। तुम जोसेफ होते, हम नहीं। तो ये भी एक रीजन था, बहुत हद से मतलब ये लोग बहुत कन्वर्ट करा रहे थे। इसके बाद से कुछ तात्कालिक रीजन हुए, तुरंत की बात हो गई। ये सब रीजन तो मतलब थोड़ा चिंगारी दे रहे थे, तुरंत आग लग गई जगह। रिसेंट रीजन हो गया एक। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। 1857 से पहले, 1857 से पहले अंग्रेज अपने सोल्जर्स को जो गोली चलाने को देते थे वो होती थी लकड़ी की, जो कारतूस भरते थे वो होते थे लकड़ी के। तो उसका नाम क्या था? ये वुडन राइफल हुआ करती थी। उनका नाम हुआ करता था ब्राउन बेस। लकड़ी की राइफल हुआ करती थी, लकड़ी की राइफल। उसका नाम हुआ करता था ब्राउन बेस। लेकिन लोग बदले तो उन्होंने कहा 1857 के बाद हम आपको लोहे की राइफल देंगे। 1857 से क्या लोहे की राइफल देने लगे, उसमें कारतूस दूसरे लगने लगे, आयरन की राइफल आने लगी। उसका नाम था एनफील्ड राइफल। रॉयल एनफील्ड कहाँ कंपनी है? इंडिया की। कहाँ की है? कहाँ की? रॉयल एनफील्ड पहले ब्रिटेन की कंपनी थी, उसने भारत वाले ने खरीद लिया। वो दिवालिया हुई, उसने कंपनी बेची, भारत वाले ने खरीद लिया। तो आज वो भारत की कंपनी है, थी ब्रिटेन की, है भारत की। पीटर इंग्लैंड भी तो इंडिया की। इसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो बनी थी 1600 में, वो आज भारत का, उसका जो आज मालिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारतीय है। 1857 में एनफील्ड राइफल आती। इसमें क्या होता है, इसमें जो कारतूस होता है उसका दांत से निकालना पड़ता है। तो उसका जो कारतूस के ऊपर जो चमड़ा लगा होता है, मेन मुद्दा वो बच जाता है। पूरा रिवॉल्ट सब एक तरफ, ये मुद्दा अलग हो जाता है, ये दिल को छू जाता है, ये धार्मिक बातें। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ा सा कहते हैं कि सुअर की चमड़ी मिली होती है, पोर्क का थोड़ा कहते हैं गाय का मांस मिला होता है। तो एक तरफ मुस्लिम कहे हम नहीं छुएंगे, एक तरफ हिंदू कहते हैं हम नहीं छुएंगे। तो ये मेन रीजन बन जाता है। बाकी सारे रीजन जो हमने देखे वो तो फर्जी में IAS में मेंस का पेपर आता है, लिखने के काम आते हैं। मेन रीजन यही होता है, कहने हम दांत से नहीं छुएंगे। तो मेन मुद्दा यहाँ बन जाता है कि क्या हम लोग दांत से नहीं हटाएंगे। तो सबसे पहला आदमी कौन विद्रोह करेगा? 29 मार्च 1857 को सबसे पहले एक पंडित ही विद्रोह करेगा यहाँ पे। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है, कोई भी पूछ सकता है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है कहाँ पे? बंगाल के बैरकपुर में, बैरकपुर बंगाल में। बैरकपुर बंगाल में छावनी होती है। वहां विद्रोह कौन करेगा? कौन कर रहा है विद्रोह? मंगल पांडे करेंगे, आमिर खान। मंगल पांडे यहाँ विद्रोह कर देता है। लेकिन मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को तोपों की सलामी दी जाती है। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है फांसी देना। यही भैया एग्जीक्यूटेड, फांसी हो जाए। फांसी ना कहेंगे, फांसी नहीं दी जाती है, इनको तोपों की सलामी आती है। तोप के सामने बांध के गोला चला दिया जाता है, तोपों की सलामी कह सकते हैं यहाँ पे। तो तोप में बांध के इनको 8 अप्रैल 1857 को उड़ा दिया जाता है। कोई केस वेस नहीं। देखिए 8-9 दिन का गैप है। इंडिया में अगर केस होता तो 15-20 साल तक तो रह जाते हैं। खाली कह देते कि कारतूस नहीं छिले मुंह से। तो 8 अप्रैल 1857 को इनको उड़ा दिया जाता है। फिर क्या होता है मेरठ में? मेरठ में भी लोग यही कहते हैं कि नहीं हम भी नहीं करेंगे।
24 अप्रैल को विद्रोह होता है 3rd नेटिव इन्फेंट्री मेरठ में। मेरठ में विद्रोह होता है, ये मेन विद्रोह होता है। वहाँ तो एक आदमी की बात थी। 24 अप्रैल को 1857 को 3rd नेटिव इन्फेंट्री मेरठ में विद्रोह होता है। यहाँ पे 99 सोल्जर्स विद्रोह करते हैं। 99 सोल्जर्स विद्रोह करेंगे। इनमें से 85 को उम्र कैद दे दी जाती है तुरंत के तुरंत। 85 को उम्र कैद दे दी गई। बाकी कहा जाता है चलो फांसी दी जाती है। 14 को फांसी देने की मतलब बात हो जाती है। तो बाकी इनके साथी गुस्सा आ जाते हैं कि ये कोई सही बात नहीं है, हम लोग थोड़ा विद्रोह करें तुम फांसी दे, तो बात पे फांसी देने की बात ठीक नहीं है। तो गुस्सा आ जाते हैं, गुस्साते बहुत सहते हैं लोग। तो पूछा जाएगा 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को। 31 मई 1857 को शुरू हो रहा था। और यहाँ पे जब फांसी की बात देखते हैं, जेल में ये लोग बंद होते हैं। ये लोग 85 लोग, जो पूरे 99 लोग होते हैं, मेरठ की जेल में बंद होते हैं। तो वहाँ पे लोग कहते हैं लोगों को लेके चलते हैं, चलो जेल पे चढ़ाई करने चलते हैं। तो वहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है, जेल में तोड़ के अपने आदमी बाहर निकाल ले। तो 18 मई 97 को कदम सिंह, पूछा जाएगा रिवॉल्ट किसने शुरू किया, तो कदम सिंह स्टार्टेड रिवॉल्ट, विद्रोह शुरू किया। कदम सिंह ने विद्रोह शुरू किया। कहां से शुरू किया? 1857 का विद्रोह कहां पे शुरू हुआ था? मेरठ में ही शुरू होगा ये विद्रोह। अब जैसे विद्रोह शुरू करेंगे, इनको चाहिए वो एक नेता, कि हमारे विद्रोह का एक नेता हो जो हमारे साथ लड़े, हमारे सामने खड़े होकर लड़े। और सबसे बड़ी गलती तो यही करेंगे, नेता ही ऐसा चुनेंगे। तो मेरठ से दिल्ली की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो मेट्रो भी बनने वाली है। तो 11 मई 1857 को ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? लाल किले पे पहुँच जाते हैं। 11 मई को ये लोग लाल किले पहुँच जाते हैं। लाल किले पहुँच के क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर जो होते हैं कि हमारे नेता बन जाओ। तो पूछा जाएगा 1857 के रिवॉल्ट का लीडर कौन था? नेता कौन था? बहादुर शाह जफर को हम जो नेता चुन लेते हैं। चाहता नहीं है बहादुर शाह जफर नेता बनना बिल्कुल भी, पर जब इतने लोग खड़े हैं बाहुबली कर रहे हैं, इनको करना पड़ेगा। चाहते बिल्कुल नहीं है। कैसे पता चलता है? अगले दिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं, तुरंत काम वाम छोड़ के लाल किले के सामने हुमायूं की कब्रगाह होती है, तो दौड़ के जाते हैं, वहाँ छुप रहे होते हैं, छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। तो तुरंत ही वहाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट ढूंढने में जितना टाइम लगता हो वही ढूंढ के टीप मार दिया 3 को। तो 12 मई को इनको टीप मार दी जाएगी। बहादुर शाह जफर अरेस्टेड। पूछा जाता है कहाँ से अरेस्ट हुए थे, तो हुमायूं टॉम में छुपे थे किसी की कब्र के नीचे। इनका गड्ढा खोद के खुद ही जमीन में चलते हैं। हुमायूं टॉम से पकड़े गए थे। हुमायूं की टॉम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही मशहूर जगह है। गिरफ्तार किए गए हुमायूं के मकबरे से। जैसे ही गिरफ्तार होंगे, विद्रोह तो खत्म, इनका नेता चला गया तो विद्रोह खत्म। पूछा गया था, अभी शायद पूछा गया था कि कहाँ पे इनको रखा गया था। कहीं पे मैंने क्वेश्चन देखा था इसका। रंगून बर्मा पे भेज दिया जाता है इनको, रंगून बर्मा भेज दिया था। अधिकतर जैसे वीर सावरकर और अधिकतर जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको अंडमान निकोबार में भेज दिया था। जैसे वांटेड मूवी में वो जो गुंडा बाहर निकलता है, चारों तरफ समुद्र होता है, उस टाइप का था कि तुम भाग के भी जाओगे तो कहाँ जाओगे, चारों तरफ समुद्र होगा, इसलिए वहाँ भेज दिया जाता था। काला पानी की सजा दे दी जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। रंगून बर्मा भेज दिया जाता है।
ये चले जाते हैं वहाँ, इनकी 2 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। अब देखते कहाँ विद्रोह स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, हो गया, और किसने वहाँ खत्म किया था। थोड़ा 4-5 जगह इंपॉर्टेंट है, वही देख लेते हैं। टेबल बना लेंगे। प्लेस स्टार्टेड बाय, कंट्रोल्ड बाय। जगह शुरुआत अंत। सबसे पहले तो मेरठ में स्टार्ट होगा। किसने स्टार्ट किया था? मेरठ में किसने स्टार्ट किया था? कदम कदम सिंह ने। खत्म करेगा कौन? कॉलिंग कैंपबेल। यही पूछा जाता है किसने दबाया था कहाँ पे। पहले मेरठ का तो यही हो गया, कॉलिंग कैंपबेल। कॉलिंग कॉलिन कॉलिंग कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। अब दूसरा देखो कहाँ पूछा था, दिल्ली का। दिल्ली में कौन होंगे? बहादुर शाह जफर, और उनका सेनापति था, पता नहीं किस बात का सेनापति था, कहा जाता है। इसको दबाया था लेफ्टिनेंट निकलसन होते हैं। लेफ्टिनेंट हुडसन होते हैं। यही सोचो कि आदमी कितना याद करेगा इसे। 12-13 आदमी, सबका नाम पूछते हैं लेकिन क्या किया। इसके बाद मेरठ के बाद मथुरा। मथुरा का कैसे याद किया जाएगा कि मथुरा में देवी देवता लोग रहते हैं, तो वहाँ की स्टार्टिंग कौन करेगा? देवी सिंह। मथुरा का दबाएगा कौन? कॉलिन कैंपबेल लिख लेंगे, देवी सिंह। हो गया। मथुरा के बाद लखनऊ का देखते हैं क्योंकि कानपुर का इम्पोर्टेंट है। लखनऊ का कौन करता है? बेगम हजरत महल। दबाएगा कौन? यही भाई साहब, यूपी के सारे इधर के दबा देंगे। कॉलिन कैंपबेल, यहाँ का भी यही संत करेंगे। हो गया मथुरा वाला। इसके बाद कानपुर में होता है, तो जो मराठा हारते हैं, मराठाओं का एक आदमी होते हैं नाना साहेब। मराठाओं के नाना साहेब होते हैं। अच्छा, कल लिखा था कि मराठाओं के जो 1761 में पेशवा थे, कौन थे? पानीपत के युद्ध के दौरान बालाजी बाजीराव थे, उनको नाना साहेब पेशवा भी कहते हैं। या ऑप्शन में नाना साहेब पेशवा तो लिख लो उसका। उनका एक और नाम था नाना साहेब पेशवा, बालाजी बाजीराव का। ऑप्शन में ना दिया बालाजी बाजीराव। जो पानीपत के युद्ध के दौरान पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनका नाम था नाना साहेब पेशवा भी था। वो नहीं होते, दूसरे होते हैं। तो यहाँ पे नाना साहेब स्टार्ट करते हैं। नाना साहेब का एक सेनापति होता है। कौन होता है? ये होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहेब का सेनापति होता है। तो कानपुर का विद्रोह नाना साहेब और तात्या टोपे स्टार्ट करेंगे। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र लिख लेंगे, रामतनु था कि रामचंद्र? रामतनु पांडे वो था, तानसेन। बीरबल का नाम? रामदास था। बीरबल का नाम? दास, महेश दास। तानसेन रामतनु पांडे पढ़ेंगे। इसको दबाता कौन है? यही कॉलिन कैंपबेल।
जैसे याद कर लें यूपी के जो आसपास के चारों हैं, लखनऊ, मथुरा, कानपुर, यही लगाएगा। इसके बाद एक कर देते हैं बस झांसी का, बाकी और किसी से आ जाए तो कोई भरोसा नहीं। झांसी से कौन स्टार्ट करता है? रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका भी कहते हैं, मूवी देखी होगी। रानी लक्ष्मीबाई लिखा हो या मणिकर्णिका लिखा हो या कंगना रनावत लिखा हो। मणिकर्णिका यहाँ का होता है, एग्जैक्ट नाम भूला जा रहा है, हुज्र करके होता है, हुजरो या हुज्र करके, हेक्टर हुजरो देख लेंगे, हुज्र लिख लेंगे, हल्का सा हेक्टर होता है। हैं? हेक्टर हेक्टर हुज्र होता है ना, हेक्टर हुज्र होता है, हुज्र या हुजरो होता है, कंफर्म कर लिया जाएगा बाद में। हेक्टर हुज्र करके होता है। ये दबाता है झांसी का। फिर एक जो बरेली में होता है, जगदीशपुर में होता है, तो हर जगह को तो याद कर नहीं सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद कर सकते हैं हम लोग। इतना 1857 के विद्रोह के बारे में होता है। आखिरी 1857 के विद्रोह की घटना होती है 1859 में, तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। बस वहाँ से विद्रोह की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। 1859 में एग्जीक्यूशन का मतलब फांसी, एग्जीक्यूशन ऑफ तात्या टोपे। अभी तात्या टोपे पे क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, फांसी। यहाँ पे 1857 का विद्रोह खत्म हो जाएगा। अब इतने में से क्वेश्चन ना आए, कोई क्या करे, कितना याद